नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जांचने परखने की श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गौ मांस का मसला आज के समय में बहुत 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 ही संवेदनशील मसला है। इसको लेकर पिछले कुछ वर्षों से बहुत जबरदस्त राजनीति होती रही है और इसकी वजह से मॉब लिंचिंग वगैरह हुई है, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। मगर हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये गौ मांस का मसला है क्या और इसका इतिहास क्या है। क्या अतीत में कभी गौ मांस खाया जाता था या गौ मांस से परहेज हमेशा से रहा है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये अगर हम इसको जानेंगे समझेंगे तो शायद आज के समय को भी थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद मुकेश जी। प्रोफेसर पुनियानी, हम सब जानते हैं कि आज गौ मांस पर चर्चा करना ही अपने आप में एक बहुत ही पता नहीं किसकी भावनाएं कहाँ आहत हो जाए, क्योंकि लोग अब इतिहास को भी देखना समझना नहीं चाहते। अपनी तंग दिली और मंद बुद्धि से ही इतिहास को भी देख रहे हैं। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या अतीत में गौ मांस खाया जाता था, और अगर खाया जाता तो फिर वो बंद क्यों हो गया। तो मेरे ख्याल से आप शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इवन जो इतिहास में जो स्पष्ट तरीके से चीज़ें दी गई हैं उस पे भी लोगों को कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रुथ, यानी सच्चाई से परे। सच्चाई क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, और राजनीति में जो उपयुक्त है उसके हिसाब से बातों को फैलाना, ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। और इसमें तो खैर बहुत जोड़ा जा सकता है, कर एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो लंपी वायरस का मामला आया है, उससे आप जानते होंगे कि हज़ारों गायें लंपी वायरस से भी मर रही हैं। खैर, मुख्य रूप से मैं इतिहास की बात करना चाहूँगा। तो जब इतिहास के बारे में मैंने इसके पर्चे खोले, तो मुकेश जी मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि इतना स्पष्ट है इतिहास में ये चीज़ों के बारे में कि वैदिक काल में बीफ गोमांस का सेवन किया जाता था। और इसके कुछ स्रोत मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो इसके काफ़ी अध्येता थे, स्वामी विवेकानंद ने जी का एक 2 फरवरी 1990 का एक लेक्चर है उनका, अद्वैत, जो शेक्सपियर क्लब पैसेडोना में उन्होंने दिया था, जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3, जो अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित हुआ 1997 में। और उसके पेज 536 पर स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वैदिक काल में जो गाय एक ये ऐसी चीज़ थी जो सामान्य भोजन की चीज़ थी, और लोगों का एक कर्तव्य था कि जब भी उनके सामने कोई बहुत उनका जो गेस्ट आएगा, अतिथि आएगा, तो उसके लिए गाय को काटा जाना ज़रूरी था। ये एक स्वामी जी का मैं एक अवलोकन आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी.एन. झा, जो अब नहीं रहे, उनकी एक किताब है मिथ ऑफ होली काऊ। मिथ ऑफ होली काऊ में उन्होंने वेदों के आधार पे इस बात को सिद्ध किया है। वेदों के कौन से मंडल, कौन सी ऋचा में गाय के मांस के सेवन का उल्लेख है, उन्होंने बहुत विस्तार में दिया है। केवल एक दो मैं आपके सामने रख दूंगा। जैसे एक पुस्तक है, दूसरी किताब पुस्तक जो है वो है सुनीति कुमार चैटर्जी, जो एक काफ़ी बड़े विद्वान थे। उनकी किताब है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसमें जो वैदिक कल्चर का भाग है, जो खंड 1 रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित 1993 में, पेज 217 पर इसी बात का उल्लेख आता है। अब इसके अलावा मैं और बताऊं कि जैसे शतपथ ब्राह्मण में जो एक ऋचा है, उसमें यज्ञवाल्क्य ये कहते हैं मैं तो खाता हूँ पर वो नरम होना चाहिए तो ही मैं उसको खाता हूँ। और जो हम वैदिक काल में इस बात को जानते हैं कि यज्ञ होते थे। यज्ञ क्या होते थे? यज्ञ में मुख्य रूप से गाय की बलि दी जाती थी, और ये ब्राह्मण उसको
जो दान में दिया जाता था, गोदान, ये गाय का भी दान दिया जाता था, तो बहुत बड़े पैमाने पर गाय का सेवन, बीफ का सेवन, पूरा ऋग्वेद और हमारे कई ब्राह्मण इन चीज़ों से भरे पड़े हैं। उनके अलग-अलग जो हम कोटेशन भी दें तो बहुत सारे हो गए। जैसे एक वेद व्यास स्मृति है, उसमें अंतज्य जो कहा गया है कि बहुत सारे लोग इस गाय के इसको खाते हैं और वो उसका पूरा वर्णन दिया है। तो पहली बात तो ये, इसमें कोई शंका नहीं है कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। वैसे मनुष्य समाज की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने-पीने के तौर-तरीके हैं, वो समय के साथ बदलते रहे। अब वैदिक काल के बाद जब हम आते हैं, तो उसके साथ बुद्ध धर्म का उदय होता है और गौतम बुद्ध मुख्य रूप से देखते हैं कि गायों की कितनी बलि दी जा रही है और वो गाय की बलि को रोकने के लिए एक अपील करते हैं, अभियान चलाते हैं। अभियान तो आजकल का शब्द है, उस समय जिस प्रकार से वो कई ब्राह्मणों को रोकते थे और उस समय ये कई बार एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया था कि कौन कितने गाय की बलि दे रहा है। तो इसके विरोध में जाते हुए उसका एक कारण शायद जो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जो है अहिंसा का प्रचार लेकर, उसका एक कारण मैं अपनी तरफ से ये भी सोचता हूँ कि समाज बदल रहा था, कृषि समाज का विकास हो रहा था। अभी तक मुख्य रूप से पशुपालक समाज था, अब कृषि समाज का विकास हो रहा था और कृषि समाज के विकास के लिए आपको बैल की ज़रूरत पड़ेगी, गोधन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक कारण रहा होगा जिसके चलते गौतम बुद्ध ने इस प्रकार के जो बलि प्रथा पर रोक दी। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य केवल अहिंसा और गाय की हत्या को रोकना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कैटल वेल्थ, जो हमारा पशुधन है, पशुधन बना रहे और हमारे समाज का ये जो प्रगति जिस दिशा में है वो होना चाहिए। ये पहली बात है। अब तो जी। गौतम बुद्ध के आने के बाद जो पूरे समाज में बुद्ध धर्म फैला और ये बुद्ध धर्म के फैलने की प्रक्रिया बहुत विशाल थी। देश जैसे बुद्ध में होता गया, तो उस समय ब्राह्मणों को एक बड़ी समस्या हो गई कि एक तरफ तो शाकाहार का विकास होने लग गया, दूसरी तरफ बलि प्रथा कम हो गई, बलि प्रथा पे रोक आने लग गई और ब्राह्मणों को उसमें काफ़ी समस्या हो गई क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही था और उनके खाने-पीने का भी एक मुख्य साधन ये था, तो वो एक प्रकार का वो संकट था। तो हमने जैसे दूसरे एपिसोड्स में वर्णन किया है, इसकी बात की है कि बुद्ध धर्म के आने के बाद जो ब्राह्मणवाद का ह्रास हुआ, उस पीरियड में खाने-पीने की ख़ास तौर से शाकाहार का विकास हुआ और ये शाकाहार के विकास के साथ-साथ जो बाद में जैसे ब्राह्मणवाद फिर से उदय होता है, तो अब ब्राह्मण ये देखते हैं कि हमारा जो मुख्य रूप से ह्रास हुआ, वो तो गाय के कारण हुआ। अब तो लोग गाय की बलि नहीं देते और हमको अब बुद्ध धर्म फैल गया, समता के सिद्धांत आ गए। तो हम अपने सामाजिक सिद्धांतों को कैसे प्रस्थापित करें? ये उनके सामने एक समस्या थी। तो यहाँ 1948 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब है, अनटचेबल्स, हू वेयर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। इसमें ये उसका बहुत विस्तार से बताते हैं कि ब्राह्मणों ने कैसे एक नीति के तौर पे, क्योंकि गाय की बलि के कारण उनका एक ह्रास हुआ, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई और बुद्ध धर्म के फैलने से उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई, तो वापस आने के लिए उन्होंने गाय को ही अपना प्रतीक बनाया। गाय को प्रतीक बनाया और शाकाहार को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। तो ये उसका पहला भाग है कि ये जो मैंने आपको इतने उदाहरण दिए कि इससे बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था और गौतम बुद्ध के आने के बाद जो परिवर्तन हुए और उसके बाद भी जो शाकाहार का प्रचलन हुआ, ब्राह्मणों ने तो पूरी तौर से गाय के मांस को खाने से अपने आप को रोक दिया और जो दूसरे समाज के तत्व थे, उसमें कई लोग बीफ खाते रहे और जो ट्राइब्स रहते थे, कुछ ट्राइब्स जो हार जाते थे, बिखर जाते थे, अम्बेडकर उसके बारे में विस्तार में बताते हैं कि ये बिखरे हुए ब्रोकन पीपल जो हारे हुए और ये लोग थे, वो ज़्यादातर बुद्ध धर्म के पास भी गए और उन्होंने, क्योंकि जैसे हम देखेंगे तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया
पर इस रूप में उन्होंने खाने पीने का बंधन नहीं लगाया कि आप मांसाहार नहीं कर सकते या बीफ नहीं खा सकते। इस प्रकार का बंधन अशोक में नहीं था और वो मेरे ख्याल से बुद्ध की शिक्षाओं का एक निचोड़ के रूप में आता है। तो कुछ ये जो लोग थे वो बीफ पर चले गए। तो यहाँ फिर हिंदुओं में जैसे ब्राह्मणवादी मानने वालों में दो भाग हो गए। एक तो बुद्ध धर्म को मानने वाले जो बीफ का सेवन कम से कम करते रहे या नहीं करते रहे, और दूसरी तरफ से वो हिंदू जो एक पूरी तौर से शाकाहारी हो गए और कुछ मांसाहारी रह गए। अब इन मांसाहारियों में फिर से दो प्रकार हो गए, एक वो जो बीफ नहीं खाते थे और दूसरे जो बीफ खाते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब 1948 में जो आई है उसमें बताते हैं कि ये जो बीफ खाने वाले थे उन्हीं को बाद में अस्पृश्य के रूप में ट्रीट किया गया, और अस्पृश्यता का ये जो सिलसिला है अनटचेबिलिटी का एक कारण वो ये बताते हैं कि क्योंकि वो बीफ खाते रहे, उनके लिए उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ये ज़रूरी था, तो उसके आधार पे वो चलता रहा। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि फिर अंतिम बात कि अब ये जो बात चली तो ये एक संघर्ष ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के संघर्ष के रूप में अम्बेडकर इसको मुख्य रूप से देखते हैं। और फिर आकर 19वीं शताब्दी में जब राजनीतिक उथल-पुथल चलती है तो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले गाय को एक मुख्य मुद्दा बनाते हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। 19वीं शताब्दी की बात है। अभी की बात तो आपने थोड़ी सी कही, उसमें तो बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, वो हम देखेंगे उस बात में। जी जी, तो पुनियानी साहब, ये जो सनातन धर्म का मूल तत्व नहीं थी, गौ भक्ति या गौ को पूजना, ये उसका मूल तत्व नहीं था। अगर सनातन धर्म हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकें तो, हालांकि वो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था और उसमें गौ बहुत पवित्र और पूज्य नहीं थी, उसका मांस खाया जाता था। बाद में चूंकि ये धर्म ही खतरे में पड़ गया और शाकाहार इतना लोकप्रिय हो गया, अहिंसा इतनी लोकप्रिय हो गई कि ये ब्राह्मणों को लगा कि अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बचाव में, अपने धंधे के बचाव में और अपने तथाकथित धर्म के बचाव में उन्होंने ये गौमांस का भक्षण छोड़ा, और वो भी सभी ने नहीं छोड़ा, जैसा कि आपने बताया, एक बड़े वर्ग ने छोड़ा और धीरे धीरे गाय को एक प्रतीक के रूप में खड़ा कर दिया गया। तो इस तरह से गाय पूज्य बना दी गई। और मतलब ठीक है, ये हिंसा की बात एक दूसरा विमर्श की तरफ हमें ले जाती है। क्या हिंसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसी का भी मांस क्यों खाया न जाना चाहिए, गौ का ही क्या, किसी का भी मांस खाया या नहीं खाया जाना चाहिए, एक दूसरा सवाल है। लेकिन इसको लेकर आज जो पवित्रता की बात की जाती है और उसको थोपा जाता है, इसका इतिहास हमें कहता है कि ये दरअसल उस तरह से नहीं था जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जी, तो ये इसको अभी क्या, ये मेरे ख्याल से मुख्य रूप से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि इससे मुसलमानों को मुख्य रूप से टारगेट कर सकते हैं, ईसाइयों को टारगेट कर सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य से ये एक राजनीतिक तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया। सच्चाई में देखा जाए तो अभी जो इंडिया स्पेंड के आंकड़े आए हैं 1910 से लेके 2010 से लेके 2017 तक, उसमें उन्होंने बताया है कि 2014 के बाद से लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब उसमें एक अंत्य जो कम्युनिटीज या तो बीफ का सेवन करती थी या गाय के चमड़े का, गाय की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनको एक अस्पृश्यता की कैटेगरी में डाल दिया गया। और 1910 के सेंसस में ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ डॉक्टर अम्बेडकर लिस्ट करते हैं जो गाय के मृत शरीर से डील करते हैं। तो ये एक बात हो गई। अभी देखिए, जैसे 2014 के बाद से खास तौर से इसको एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में सामने रखा गया। उसके पहले भी हरियाणा का अगर आपको याद होगा तो गोहाना में 5 दलितों की हत्या की गई क्योंकि वो एक मृत गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। तो उस समय गिरिराज किशोर जो वीएचपी के थे, उन्होंने कहा कि गाय की कीमत, ये गाय की जो पवित्रता है वो मनुष्य के जीवन से बहुत ज़्यादा है।
ये हो गई एक बात। और दूसरा फिर अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ तो इसके नाम पर लिंचिंग हुई, वो मोहम्मद अखलाक से लेकर अकबर खान, रकबर खान और करीब 100 लोगों की लिंचिंग हुई। इसमें 10 लोग दलित थे। फिर आपको याद होगा ऊना में जो बेरहमी से 4 दलित नौजवानों को पीटा गया, वो भी इसी बात पे हुई। तो ये इसको अभी एक धर्म के नाम का पोलराइजेशन, जिसके आधार पे राजनीति को मजबूत किया जाता है, उसके आधार पे लिया जाता है। इसके मैं 2-3 और आपको सबूत दूंगा कि ये जब मुद्दा गाय का उठा, उत्तर भारत में खास तौर से उठा, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हम अभी उस पर नहीं जाते, पर केरल में, गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में ये मुद्दे को नहीं लाया गया। अगर आपको याद होगा तो इसी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा मैं तो बीफ खाता हूँ। और इसमें आपको मैं एक थोड़ा मजेदार किस्सा भी बीच में बताना चाहता हूँ कि आपके ही साथी जो हैं विजय त्रिवेदी जी, उनकी एक किताब है हार नहीं मानूंगा, और आप गेस कर सकते होंगे ये अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी है। उसमें पेज 236 पे त्रिवेदी जी लिखते हैं कि एक बार अटल जी अमेरिका गए हुए थे और एक लेक्चर के बाद वो खाना खा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पर थपथपाया होगा, मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ। पड़ोसी ने कहा भाई आप अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। तो अटल जी हंस दिए और बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। तो इसका जो एक चुनिंदा राजनीतिक उपयोग, ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। और इसके पहले ये बात जरूर है कि गाय को एक पवित्रता के रूप में जो रखा गया वो काफी प्रचलित हो गया, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। पर अभी जो नहीं, ये 2000 अभी हमने देखा विवेक अग्निहोत्री के मामले में भी ये सामने आया। उन्होंने कहा मैं गौमांस खाता था, खाता हूँ, और कहाँ अच्छा मिलता है ये भी मैं बताता हूँ। तो ये विवेक अग्निहोत्री वही है जो कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, पूरी बीजेपी उनकी फिल्म के प्रचार में जुटती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति में ये गाय की चर्बी का मसला कितना महत्वपूर्ण हो गया था। मंगल पांडे और उनके जो साथी हैं उन्होंने विद्रोह ही इसी बात पर कर दिया था कि कारतूस में गाय की चर्बी है। ये धार्मिक रूप ले लिया था और उस वजह से विद्रोह शुरू हो गया था। देखिए इसमें मैं दो हालत में इसको देखना चाहूंगा, दो परिस्थिति में। नंबर एक, गाय के साथ साथ सुअर की चर्बी का भी उल्लेख था, क्योंकि सेना में हिंदू सैनिक भी थे, मुसलमान सैनिक भी थे, और इसने इस बात ने एक ट्रिगर का काम किया। इसने यानी एक ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया। मेरी जो 1857 के बारे में समझ है, 1857 के विद्रोह की जमीन तो किसानों के असंतोष से, कुछ राजाओं के रियासतों के असंतोष से और बाकी जनता में ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से उसकी एक जमीन बन गई थी। और इस घटना ने एक ट्रिगर का काम किया, उकसाने का काम किया, जहां से वो पूरी क्रांति शुरू हो गई। पर उसमें गाय के साथ साथ सुअर का भी उल्लेख है। जी, तो आज के जो दर्शक देख रहे हैं, जो उनमें से बहुत सारे उत्तेजित भी हो रहे हैं कि क्या ये गौमांस के बारे में चर्चा की जा रही है, क्यों हमारे अतीत को लेकर इस तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं या इस तरह के तथ्य रखे जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे स्वामी विवेकानंद, डी.एन. झा, सुनीति कुमार चटर्जी, इनकी किताबों में निश्चित रूप से लिखा हो गया है कि गोमांस खाया जाता था, नंबर 1, और हमारे जो यज्ञ थे, उसमें गाय की बलि दी जाती थी। और अंबेडकर जैसे कहते हैं, ये ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच में संघर्ष का एक प्रतीक है। तीसरा, ब्राह्मणवादी मूल्यों ने इसको जोड़कर जो पॉपुलराइज किया और उसके आधार पे इसका एक राजनीतिक उपयोग हो रहा है। मैं मुकेश जी यहाँ तक कहूँगा कि आज इसके कारण हमारे गायों की परिस्थिति और खराब हो गई है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशु के नाम से एक नया फिनोमेनन चालू हो गया और किसान रात को सोता नहीं है, वो अपनी फसल की रखवाली करता रहता है। और हिंगोनिया की घटना एक मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के शासन में राजस्थान में
हिंगोनिया की गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर और कीचड़ में लथपथ होकर मर गई। ये रिपोर्ट ने मुझे हिला दिया था। तो एक पशु के प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए सभी के लिए, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जैसे पर्यावरण विशेषज्ञ आज कहेंगे कि शाकाहार हमारे पर्यावरण के लिए ज़्यादा अच्छा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है। मुझे एक ही बात केवल अपील करनी है कि इस बात का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इवन महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, 1947 या 48 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत सारे लेटर्स आए थे। लेटर्स में लोगों ने मांग की कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, तो अब गौ हत्या पर बंदी लाना चाहिए। तो महात्मा गांधी के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए, तो महात्मा गांधी कहते हैं इस बात का मैं समर्थन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात अगर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है तो सही है, पर इस देश में केवल हिंदू तो नहीं रहते, इस देश में बाकी धर्म के भी लोग रहते हैं, और सभी की ज़रूरतों के हिसाब से हमको अपना देश चलाना है। वो मेरे ख्याल से हमारा रास्ता होना चाहिए। अब जैसे आप ऊना की घटना देखिए, मैं तो अपील करूँगा कि भाई जो हमारे गरीब लोग हैं, अछूत लोग अब जिनको कहा जाता था, दलित लोग हैं, उनके पेशे से ही जुड़ा हुआ है। हम उनसे उनका पेशा कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो उनके पेशे का सवाल है। तो ये सब चीज़ों को छोड़कर हमें ऐतिहासिक सत्यों के आधार पे जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस बात पर, और उसके मैंने प्रमाण दिए हैं, ये लिखित रूप में है, उनके भाषणों में है, उनके लेखों में है, तो उस बात को हमने आत्मसात करके इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। बाकी गाय की जितनी आप रक्षा कर सके, सेवा कर सके, उसका पूरा स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।